तुम्हारी आंखों में डर की जरा सी भी झलक नहीं है, हरको ने खुलकर तारीफ करते हुए कहा। लेकिन इसमें आयरनी लगभग हंसाने वाली थी। उस नोबल पर्सोना और शांत चेहरे के नीचे ली होएओल अंदर से इतना बुरी तरह कांप रहा था कि जैसे उसकी रूह ही शरीर से बाहर निकलने वाली हो। हरको मेरे साथ खड़ा है तो एक सच्चा नोबल डर क्यों दिखाएगा? ली होएओल ने खुद से कहा, आधा अपनी इज्जत बचाने के लिए और आधा खुद को टूटने से रोकने के लिए। सच तो ये था कि उसे बिल्कुल पक्का नहीं था कि बूढ़ा नाइट सच में आखिर तक उसकी रक्षा करेगा भी या नहीं, लेकिन इस वक्त उसके पास अपनी जान इस भरोसे पर लगाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तभी हरको ने अपनी आवाज ऊंची की और अपने आदमियों पर गरजा। लायन हार्ट नाइट्स। हरको की दहाड़ बैटल फील्ड में गरज की तरह गूंजी। अपनी वोस का मान रखो, ली होएओल का साथ दो। हमारे ऑर्डर के नाम पर इन डीमंस को खत्म कर दो और उन्हें दिखा दो कि हमारी ब्लेड्स किस कसम पर उठी हैं। हमारे सम्मान के लिए, नाइट्स ने एक साथ गरजती आवाज में जवाब दिया। पास खड़े डबल जी गिल्ड के मेंबर्स बस मुंह खोले ये सब देखते रह गए। ये क्या बकवास, उनमें से एक बुदबुदाया। ये सच में चार्ज कर रहे हैं? दूर से देख रहे व्यूअर्स भी इस सुइसाइडल एडवांस जैसे दिखते हमले को देखकर उतने ही स्तब्ध थे। गोल्डन सिटाडल के सामने ज़ॉम्बीज का एक अनथीन समंदर काली लहरों की तरह उफन रहा था, फिर भी नाइट्स बिना रफ्तार कम किए आगे बढ़ते जा रहे थे। ग्रैनफेल ने अगुवाई की और सीधे आगे झपट पड़ा, फ्रंट के केओस को चीरते हुए। उसी समय पार्क ह्यूजून एक्टिव फीड के साथ जनहोडो की तरफ भागा, बेताब कि कोई और भी देखे कि यहाँ सच में क्या हो रहा है। सीनियर, ये फीड देखो, पार्क ह्यूजून चिल्लाया। कोई सिटाडल में घुसने की कोशिश कर रहा है। जनहोडो की आंखें फैल गईं, अब जाकर उसका ध्यान पूरी तरह उधर गया। क्या ये लोग पागल हो गए हैं क्या? क्या इन्होंने लेवल अपडेट नहीं देखा? लाइव चैनल पर रिपोर्टर की आवाज फिर कांपी, क्योंकि वो ब्रेकिंग न्यूज दोहरा रहा था। अपडेट। प्लेयर ली होएओल और लायनहार्ट नाइट्स सीधे ज़ॉम्बी होर्ड के बीच घुसते हुए गोल्डन सिटाडल की तरफ बढ़ रहे हैं, रिपोर्टर चिल्लाया। क्या ये सच में अंदर घुस पाएंगे? क्या ये मुमकिन भी है? चैट विंडो उसी पल फट पड़ी, हर तरफ सवाल, घबराहट और अविश्वास भर गया। हमें अभी एक्सपर्ट एनालिसिस चाहिए, हर तरफ से आवाजें उठने लगीं। कवरेज तुरंत श्रिम्प वर्ल्ड चैनल पर स्विच हो गई, जहां फीड और भी साफ थी और टेंशन किसी तरह और ज्यादा भारी महसूस हो रही थी। और ह्यूजून का एंगल बहुत ज्यादा क्लियर है, किसी ने कहा, जबकि पूरे देश के व्यूअर्स अपनी स्क्रीन्स से चिपके हुए थे। तब तक हर बड़ा आउटलेट ग्रैनफेल के इस पागलपन भरे गैम्बल को पकड़ चुका था और उसे लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था। जल्द ही एक ब्रेकिंग अपडेट भी आई। हंटर एसोसिएशन ने आधिकारिक तौर पर पूरे एरिया के चारों तरफ टोटल ब्लॉकेड का ऑर्डर दे दिया था। ग्रैनफेल देख रहा था कि लायनहार्ट नाइट्स कितनी डिसिप्लिन और प्रिसिजन के साथ अनडेड को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसकी आंखों में संतोष की चमक उभरी। शानदार, उसने धीमे से कहा। लायनहार्ट नाइट्स बिल्कुल साबित कर रहे हैं कि उनका नाम आज भी इतना भारी क्यों है। सच में कॉन्टिनेंट के सबसे बेहतरीन, उसने उनके मूव्स देखते हुए सोचा। चलते चलते अडैप्ट करने की इनकी एबिलिटी लगभग फ्लॉलेस है। फिर उसने ध्यान अपने अंदर की तरफ मोड़ा और अपनी कंडीशन चेक की। उसका मना स्टेडी पेस पर रिकवर हो रहा था, और इस पागलपन के बीच वही बात सबसे ज्यादा मायने रखती थी। स्टील अनडेड फ्लैश और उड़ते हुए खून की उस बेरहम जंग को देखते हुए ग्रैनफेल चुपचाप हिसाब लगाता रहा। इस रिकवरी स्पीड पर शायद वो जल्द ही खुद भी बैटल में दोबारा उतर सकेगा, डेड वेट बनकर नहीं,
बल्कि ऐसी ताकत बनकर जो जबरदस्ती हालात पलट दे। अगर हमें स्ट्राइक करना है तो अभी करना होगा, एक टीममेट ने गिल्ड मास्टर से कहा। अपनी आवाज की बेचैनी छिपा नहीं पाया। लेकिन गिल्ड लीडर ठंडा और अडिग रहा। अभी वहां घुसना सीधी सुइसाइड है, उसने सपाट स्वर में कहा। उसकी नजर में जो भी बिना परफेक्ट प्लान के उस बैटलफील्ड में घुसता, वो बस मौत की तरफ भागता हुआ मूर्ख था। उसका मानना था कि कोई भी समझदार गिल्ड ऐसी मौत वाली मार्च में खुद से शामिल नहीं होगी। उसे पूरा यकीन था कि देरसबेर ली होयोल की साइड कुचल दी जाएगी और बेइज्जती भरी वापसी पर मजबूर होगी। लेकिन फिर उससे भी बुरा हुआ। जिन ज़ॉम्बीज़ को वो लोग पहले ही काट चुके थे, वे फिर से हिलने लगे, धीरे धीरे खुद को वापस ऊपर घसीटते हुए। रिसरेक्शन। क्रैनफेल ने भौहें सिकोड़ी, और जैसे ही उसे इसका मतलब समझ आया, उसका चेहरा और सख्त हो गया। मेरा मना अभी भी पूरी तरह रिस्टोर नहीं हुआ, उसने झुंझलाहट में बुदबुदाया। लेकिन फिर उससे पहले कि वो और सोच पाता, रोशनी की एक चमकीली लकीर विस्फोटक स्पीड से बैटलफील्ड को चीरती हुई निकल गई। क्रैनफेल वहीं थम गया, और उसके साथ बहुत से लोग भी। एक जमे हुए पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा बैटलफील्ड अपनी सांस रोककर खड़ा हो। दूसरी टॉप गिल्ड्स भी लड़ाई में उतर चुकी थीं। उनकी फोर्सेस बिना जरा सी झिझक के केओस में सीधे घुस रही थीं, जैसे उन्होंने अपना फैसला तुरंत कर लिया हो। नाम टेमेन ने जोर से पलकें झपकाईं और उसके मुंह से हैरानी भरी आवाज निकली। है। यहां तक कि लड़ाई पसंद करने के लिए मशहूर बरसरकर गिल्ड भी जो देख रही थी उससे सच में हैरान थी। जंग को पसंद करने वाले लोगों के लिए भी ये अचानक मोड़ उम्मीद से बाहर था। रिपोर्टर लगभग माइक्रोफोन में चीख पड़ा। गांव और बरसरकर, दो दिग्गज अभी अभी इस वॉर में शामिल हो गए हैं। उसकी आवाज हर शब्द के साथ ऊपर चढ़ती जा रही थी, जैसे हालात की रफ्तार के साथ खुद को बस मुश्किल से संभाल पा रही हो। वे ली होयोल को सपोर्ट देने के लिए गोल्डन कैसल की तरफ बढ़ रहे हैं, रिपोर्टर चिल्लाया। नाम टेमेन बस उलझन में पलकें झपकाता रह गया। ये चल क्या रहा है? उधर बरसरकर गिल्ड मास्टर ने गहरी त्योरी चढ़ाई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी उम्मीद नहीं थी कि हालात इस दिशा में मुड़ जाएंगे। क्या घूर रहे हो? बरसरकर मास्टर झल्लाकर बोला। तभी एक टीममेट ने धीरे से कहा, बॉस, आवाज नीचे। ब्रॉडकास्ट में रिपोर्टर खुली हैरानी से देख रहा था। दोनों गिल्ड्स ने प्लेयर ली होयोल के ठीक उसी समय बैटलफील्ड ब्रीच पर हमला बोला था, और इससे गोल्डन सिटाडल की तरफ किया गया वो लापरवाह चार्ज अब किसी अकेले गैम्बल से कहीं बड़ा बन चुका था। ली होयोल अचानक आए इन रीइंफोर्समेंट्स को अविश्वास से घूरता रह गया। एक छोटे से, लगभग बेवकूफी भरे पल के लिए उसके अंदर उम्मीद की एक चिंगारी जगी। क्या ये लोग सच में हमें बचाने आए हैं? लेकिन इससे पहले कि वो ख्याल जम पाता, ग्रैनफेल आगे बढ़ा और हमेशा की तरह उसी ऊंचे, शाही घमंड के साथ बोला, जैसे ये बैटलफील्ड ही उसकी मर्जी मानने के लिए बना हो। मेरी मदद करो, ग्रैनफेल ने बिना जरा भी हिचकिचाए कहा। ओ बहादुर वॉरियर्स, उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही ली होयोल को शर्म के मारे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा ही सिकुड़ गई हो। क्या? वो लगभग खांस पड़ा। पागल कमीने! मदद ऐसे मांग रहा है जैसे आदेश दे रहा हो। ऐसी हालत में तुम उनसे इस तरह बात नहीं कर सकते। क्या तुम सच में अपना दिमाग खो चुके हो? ली होयोल ने धीमे से बुदबुदाया, अभी भी अंदर तक शर्मिंदा। बरसरकर गिल्ड मास्टर ने लंबी, थकी हुई सांस छोड़ी और आगे बढ़ी। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसने तय कर लिया है कि चाहे उसे अच्छा लगे या नहीं, इस बेतुकी हालत को उसे ही संभालना पड़ेगा। पिछली बार जो हुआ था, उसका कर्ज मैं तुम पर मानती हूँ, उसने सीधी, सख्त लेकिन ईमानदार आवाज में कहा।
उसकी आवाज में कोई ड्रामा नहीं था, बस पुराने हिसाब बराबर करने वाले इंसान की साफगोई थी। तो मैं वो चुकाने आई हूँ, उसने उनके चारों तरफ उमड़ते अनडेड पर नजर डालते हुए कहा। हालांकि पूरी ज़ॉम्बी आर्मी से भिड़ना सच में बदकिस्मती है। उसके होठों पर टेढ़ी सी मुस्कान आई, आधी मजाक में और आधी चिढ़ में। फिर उसने कहा, सिस, अगली बार थोड़ा पोलाइटली बोलने की कोशिश करना। पास ही नाम केओलमिन ने तेजी से नाम टेमिन की तरफ मुड़कर बेहद गंभीर चेहरे के साथ कहा, नाम टेमिन, ध्यान से सुनो। ये हमारे लिए गोल्डन चांस है। आज हमें हर हाल में ली होएओल को इम्प्रेस करना है, नाम केओलमिन ने जबरदस्त यकीन के साथ कहा। नाम टेमिन ने इतनी जोर से सिर हिलाया कि वो लगभग झटका लगने जैसा था। उधर चारों तरफ से ग्रैनफेल पर टिकती हुई नजरें इतनी भारी और भावनाओं से भरी हुई थीं कि ली होएओल को सच में लगा जैसे उसकी पीठ से पसीना बह रहा हो। ये सब लोग सच में बहुत ज्यादा भड़के हुए लग रहे हैं, ली होएओल ने घबराकर सोचा। लेकिन ग्रैनफेल हमेशा की तरह वहीं बिल्कुल शांत और बेपरवाह खड़ा रहा, जैसे उसे किसी बात से फर्क ही न पड़ता हो। इससे पहले कि ये तनाव कहीं और जाता, फिर से उठते ज़ॉम्बीज ने भयानक चीखें मारनी शुरू कर दी। एनोच, किसी ने चिल्लाकर कहा। ये फिर से हिल रहे हैं। ये गंदी चीजें फिर से खड़ी हो रही हैं। एनोच लोरन घिन और अलार्म से भरी आवाज में चिल्लाया। बरसरकर गिल्ड का एक मेंबर जीभ दबाकर पूरी ताकत से एक सड़ी हुई लाश पर वार कर गया। ये सड़े हुए वॉकर्स बहुत बड़ा सिरदर्द हैं, उसने झुंझलाकर कहा। साफ था कि वो ऐसे दुश्मनों से परेशान हो चुका था जो मरकर भी पड़े नहीं रहते। नाम टेमिन ने अपना वेपन घुमाया और पीछे की लाइन की तरफ चिल्लाया, प्रीस्ट्स, हमें अभी ब्लेसिंग्स चाहिए। हमें प्रोटेक्शन दो ताकि हम इस गंदगी को साफ कर सकें। हमें गॉड की लाइट अपने साथ चाहिए। ये देखकर ली होएओल ने दांत भींच लिए। धत्तेरे की, उसने कड़वाहट से सोचा। इस रफ्तार से तो सारा ग्लोरी और सारा एक्सपीरियंस ये लोग ले जाएंगे। उसके मन में ये बात आए बिना नहीं रही कि अगर लायन हार्ट नाइट्स के पास भी ऐसा सपोर्ट मैजिक होता तो सब कुछ कितना आसान हो जाता। ग्रैनफेल ने धीरे से नए आए एलाइज की तरफ देखा। उसका पोस्चर हमेशा की तरह गर्व से भरा हुआ था। उसकी नजर में बात सीधी थी। लायन हार्ट नाइट्स को भी डिवाइन सपोर्ट चाहिए था और उसे ये रिक्वेस्ट जैसी चीज नहीं लगती थी। उसके लिए ये तो लगभग नेचर का नियम था। मेरे पास तुम्हें देने के लिए टी नहीं है, ग्रैनफेल ने पागल कर देने वाली शांति के साथ कहा, लेकिन इन बहादुर वॉरियर्स पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसा दो। उसे इतने सीधे चेहरे के साथ ये कहते सुनकर ली होएओल का वहीं गिर जाने का मन कर गया। शर्म के मारे सच में उसकी जान निकल रही थी। लेकिन इससे पहले कि कोई और रिएक्ट करता, अचानक ऊपर बादल पवित्र रोशनी से चीर दिए गए। शुद्ध लाइट की किरणें बैटलफील्ड पर बरस पड़ी और वहां छाए अंधेरे को कुछ हद तक धो ले गईं। जो सपोर्ट उन्हें चाहिए था वो आखिरकार पहुंच चुका था। हम तुम्हारी मदद करेंगे, जवाब आया, स्टेडी और भरोसा देने वाला। डरो मत। एक जबरदस्त एंटी अनडेड फोर्स सेक्रेड एनर्जी की सुनामी की तरह पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। लियोनी बेल्यूसी शॉक में हांफ उठी, उसकी आंखें फैल गईं। ये कैसी ताकत है? आखिर दूर से देख रहे रिपोर्टर्स तक अपना कंपोजर खो बैठे और सीन के अचानक बदल जाने से उनकी आवाजें एक्साइटमेंट से उछल पड़ी। एक्सलेंट, ये डायरेक्ट काउंटर है। एक क्रिटिकल हिट, कमेंटेटर्स में से एक चिल्लाया। नाम टेमिन ने झुंझलाकर जीभ दबाई और बुदबुदाया, हाँ, हम तो वैसे भी यही करने वाले थे, लेकिन शिकायत हो या न हो, असर तुरंत दिखा। ब्लेसिंग्स से जोश में आए नाइट्स नई ताकत के साथ आगे बढ़े और उनका मराल ऐसे भड़क उठा जैसे सूखी घास में आग लग जाए। ठीक है, बैटल का फ्लो अभी बदल गया, किसी ने चिल्लाया। चार्ज!
सबको काट डालो। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो इस सबके बीचों बीच ऊंचा और कमांडिंग खड़ा था। उसकी आवाज में ठंडा नोबल प्राइड टपक रहा था, क्योंकि लड़ाई अब उनकी तरफ झुकने लगी थी। मैं ये कर्ज नहीं भूलूंगा, ग्रैंडफेल ने गरिमापूर्ण गंभीरता के साथ कहा। नाम टेमिन ने हल्की सी हंसी उड़ाते हुए हाथ हिलाया। कुछ नहीं है, सच में। फिर उसने ली होयोल की तरफ मुड़कर पूछा, तुम्हें और कुछ चाहिए? फिर खुद की तरफ साफ गर्व के साथ इशारा करके बोला, चाहे लॉर्ड्स ब्लेसिंग हो या डिवाइन प्रोटेक्शन, बस बोल देना। हमारे प्रीस्ट्स तुम्हारी साइड को किसी भी पल सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, नाम टेमिन ने भरोसे से कहा। ग्रैंडफेल ने ठुड्डी उठाकर ऊंचे अंदाज में जवाब दिया, अभी के लिए इतना काफी होगा। फिर ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने लगभग घमंड से जोड़ा, उन बहादुर वॉरियर्स को पहले ही उनकी नेचुरल लिमिट्स से कहीं ज्यादा ताकत दी जा चुकी है। नाम टेमिन वहीं जम गया, इस जवाब से पूरी तरह हिल गया, जबकि ली होयोल के अंदर झुंझलाहट का गर्म विस्फोट फूट पड़ा। और बफ्स क्यों नहीं मांग लिए? उसने मन ही मन चीखते हुए सोचा। ग्रैंडफेल के बेवजह प्राइड पर उसका दिमाग लगभग घूम गया। उसी वक्त हरको का ध्यान अचानक एक तरफ झटके से गया। किसी अदृश्य चीज ने उसकी सेंसेस को छू लिया था। एक अजीब आवाज उसके दिमाग में गूंजी, धीमी और बहुत करीब से, जैसे वो उसकी आत्मा की किसी दरार से रेंगकर अंदर आई हो। क्या हरको तुम्हें सिरदर्द दे रहा है? उस आवाज ने पूछा। हरको की आंखें शुद्ध अविश्वास में फैल गईं। ये सवाल उसे किसी असली वार की तरह लगा, और कंफ्यूजन की एक जबरदस्त लहर उस पर इतनी ताकत से गिरी कि एक पल के लिए बैटलफील्ड का सारा शोर तक गायब सा लगने लगा। ये कैसी प्रेजेंस है? उसने अंदर तक हिलकर सोचा। मैंने कभी गॉड्स या गोस्ट्स पर यकीन नहीं किया, और फिर भी उस धुंधले से सिलुएट के अंदर उसे कोई नामुमकिन हद तक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया, बीते हुए समय की कोई आकृति, जैसे कोई याद जिसे लौटने का कोई हक ही नहीं था। योर मैजेस्टी, हरको के मुंह से फुसफुसाहट निकली, इससे पहले कि वो खुद को रोक पाता। उसी समय एक अशुभ काली एनर्जी किसी जिंदा सांप की तरह उसके चारों तरफ लिपटने लगी, और कश्ती चली गई, जैसे उसे आखिरकार अंदर घुसने का मौका मिल गया हो। पास खड़े सभी लोग एकदम जम गए। माहौल में आया बदलाव इतना अचानक और इतना भारी था कि अनुभवी फाइटर्स तक वहीं रुक गए, क्योंकि उनकी इंस्टिंक्ट्स चीख चीख कर कह रही थीं कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। तभी सिटी गेट्स के पास से एक चीख हवा को चीरती हुई आई। खतरा! सब लोग पीछे हटो। ये चेतावनी इतनी देर से आई थी कि अब उसमें शांति नहीं, सिर्फ खालिस डर बचा था। हर को सबकी आंखों के सामने अबिस में निगला जा रहा था। उसके ऊपर डार्क करप्शन जिस तरह फैल रही थी, उसने सबके खून तक जमा दिए। वो उसे पकड़ चुकी थी और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। तो क्या अंत ऐसे होगा? ये ख्याल हरको की धुंधली पड़ती चेतना में चमका, जबकि बाकी लोग बेचैनी में उसकी तरफ भागे। कमांडर हरको, होश में आइए, वे चिल्लाए। आप कंट्रोल खो रहे हैं, खुद को संभालिए। लेकिन उनकी आवाजें अब उससे दूर होती जा रही थीं। उसका मन पीछे की तरफ खिंच रहा था, अतीत में दबी एक पुरानी कसम की तरफ। मैंने हिज मैजेस्टी से वादा किया था। उसके ख्याल डायमेंशनल शिफ्ट से पहले के दौर की एक फ्लैशबैक में गिर पड़े, उस वक्त की जब दुनिया अभी भी कुछ हद तक स्थिर लगती थी और एम्पायर अभी भी किसी तरह खड़ा था। उसी समय एम्परर को फ्रंट से एक अर्जेंट इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी। डीमन लीजन का कमांडर नॉर्थ वेस्टर्न कैनियन में दिखाई दिया है, रिपोर्ट में कहा गया। उसी पल हरको सिंहासन के सामने एक घुटने पर झुक गया। उसका पोस्चर ग्रिम न्यूज के बावजूद सीधा और अडिग था। तो आदेश दीजिए, योर मैजेस्टी, हरको ने बिना एक पल गवाए कहा। अगर आप कमांड देंगे तो मैं आपकी इच्छा तुरंत पूरी करूंगा,
लेकिन एम्परर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कमरे में एक भारी, दम घोंट देने वाली खामोशी भर गई, इतनी लंबी कि वो लगभग छूने जैसी लग रही थी। उस लंबे ठहराव के बाद ही उसने आखिर बोलना शुरू किया। लीजन कमांडर, एम्परर ने थकी हुई आवाज में कहा, तुम कहना चाहते हो कि अगर हम अपने सोल्जर्स को डीमंस के खिलाफ भेजेंगे तो हजारों लोग मर सकते हैं? उन शब्दों का बोझ सिर्फ मिलिट्री नहीं था, वो इंसानी, निजी और दर्दनाक रूप से असली था। एम्परर हरको की तरफ पीठ करके फिर बोला, उसकी आवाज अब और धीमी थी। जब डीमंस आए तब एडवेंचरर्स गायब हो गए। हरको को वो अंधेरा समय साफ साफ याद था। किंगडम पहले ही दुखद हालत में धकेला जा चुका था और हर नया दिन उसे और बदतर बना रहा था। जांच के लिए भेजा गया मैजिक टावर भी खामोश हो चुका है, एम्परर ने आगे कहा। सिर्फ यही बात सुनकर किसी की भी रूह कांप जाती। अगर वे भी गायब हो गए थे तो खतरे का स्तर आम समझ से बहुत परे था। लोग डर में डूब रहे हैं, उसने कहा। इस बार वो किसी रूलर से ज्यादा एक थके हुए पिता जैसा लग रहा था। ऐसा क्यों होना पड़ा? ये इंपीरियल लैंड है। ये वो जमीन है जिसकी रक्षा हमें करनी थी। उसकी आवाज में कड़वाहट थी, उस राजा की कड़वाहट जो अपनी ही रियल्म को ऐसी ताकतों के नीचे टूटते देख रहा था जिन्हें वो रोक नहीं सकता था। किसी वक्त आसमान से रोशनी का एक स्तंभ उतरा था, देखने में उजला और पवित्र, लेकिन उसने कोई असली सुकून नहीं दिया। अगर कुछ हुआ तो बस ऊपर से आती खामोशी और भी बेरहम लगने लगी। आने वाली तबाही से आम लोग भी नहीं बच पाएंगे, एम्परर ने कहा। हर रात मैं घुटनों पर गिरकर लॉर्ड से जवाब मांगता रहा हूँ। उसकी आवाज धीमी और टूटी हुई थी, डर और बेबसी ने उसमें से रॉयल प्राइड तक खींच लिया था। हर को चुपचाप सुनता रहा, अपने किंग की निराशा का हर शब्द अपने अंदर उतारते हुए। क्या सच में हमारी दुनिया का अंत आ गया है? एम्परर ने पूछा था। क्या यही सच में डिवाइन की इच्छा है? हरको ने देखा कि किंग की होप टुकड़े टुकड़े होकर टूट रही थी, लेकिन हेवेंस पागल कर देने वाली खामोशी में डूबे रहे, कोई जवाब नहीं आया। बाहर आसमान तक किसी अनजानी चीज में मुड़ता हुआ लगने लगा था, जैसे दुनिया खुद किसी अदृश्य हाथ से तोड़ी मरोड़ी जा रही हो। वो इतना गलत लग रहा था कि हड्डियों तक में डर बैठ जाए। क्या गॉड ने सच में हमें भुला दिया है? किंग ने आखिर पूछा। फिर उसने थकी हुई आंखों से हरको की तरफ देखकर कहा, बताओ हरको, क्या सच में डिवाइन ने हमें छोड़ दिया है? ये किसी रूलर का सवाल नहीं था। ये एक ऐसे आदमी का टूटा हुआ सवाल था जो होपलेसनेस के किनारे पर खड़ा था। लेकिन नाइट कमांडर डगमगाया नहीं। हरको शांत, सीधी पीठ और स्थिर चेहरा लिए जवाब देता रहा। योर मैजेस्टी, इस ट्रेजेडी के जिम्मेदार डीमंस हैं। यही इस बर्बादी की जड़ हैं। गॉड ने हमें नहीं छोड़ा, हरको ने दृढ़ आवाज में कहा। डीमंस बस उनकी ग्रेस तक जाने वाला रास्ता रोक रहे हैं। फिर उसने एक साहसी घोषणा की, इतनी सीधी कि उसमें शक की कोई जगह नहीं बची। मैं हरको तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक डीमन कमांडर का सिर नहीं ले आता। मैं कसम खाता हूं कि आपके लिए गॉड तक जाने वाला रास्ता खोलूंगा, योर मैजेस्टी। ये ओथ सुनने के बाद किंग फिर से चुप हो गया। लेकिन जब उसने आखिर दोबारा बोला तो उसके अगले शब्दों ने हरको को पूरी तरह चौंका दिया। कोई बात नहीं हरको, किंग ने हल्की और दुखभरी मुस्कान के साथ नरमी से कहा। वैसे भी अब मुझे गॉड पर ज्यादा भरोसा नहीं रहा। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस बहुत गहरी, बहुत थकी हुई उदासी थी। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मेरे पास लौटोगे। वो याद टूटी हुई डोरी की तरह एकदम कट गई और आइलैंड का बैटलफील्ड फिर पूरी ताकत से उसकी आंखों के सामने लौट आया। हरको ने अपनी पूरी ताकत से दहाड़ लगाई,
चार्ज और खुद को आगे ठेलते हुए अपने आदमियों को बेरहम तीव्रता के साथ आगे बढ़ाया। हिज मैजेस्टी हमारा इंतजार कर रहे हैं। हर को चिल्लाया। उसकी आवाज बैटल की टक्कर के ऊपर ऐसे गूंजी जैसे वो एक साथ आदेश भी हो और विनती भी। मत झुको, मत गिरो, वह गरजा। फिर उसकी नजर सामने खड़ी एक ही आकृति पर अटक गई। वो वही डीमन लीजन का कमांडर है। उसी पल हरको को पूरा यकीन हो गया कि उस दुश्मन को मारना ही सब खत्म कर देगा और उसकी सारी पुरानी कसम पूरी हो जाएगी। आंखों में जानलेवा इरादा जलाए हरको सीधी रेखा में झपटा, अपनी सारी किलिंग इंटेंट उस एक निर्णायक वार में उंडेलते हुए। मैं तुझे खत्म कर दूंगा, वह दहाड़ा। लेकिन डीमन ने बस उसकी तरफ देखकर तिरस्कार भरी मुस्कान दी, शांत और मजाक उड़ाते हुए, जैसे हरको का गुस्सा उसके लिए कोई मायने ही न रखता हो। तुम बहुत देर कर चुके हो, डीमन ने कहा। हरको ने तुरंत उसे खत्म करने के लिए मैजिक स्ट्राइक तैयार किया, लेकिन जैसे ही उसने हरकत की, डीमन का शरीर घुलकर हवा में गायब हो गया, जैसे धुएं की तरह फिसलकर निकल गया हो। पास खड़े सोल्जर्स सदमे में हाँफ उठे और उनके चेहरे पीले पड़ गए, क्योंकि वो नामुमकिन दृश्य उनकी आंखों के सामने सच में घट चुका था। हरको ने उस रिचुअल को पूरी तरह असर करने से पहले रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका टारगेट उसकी नजरों से पहले ही गायब हो चुका था। उसका हाथ बहुत देर से बढ़ा। अगले ही पल वह और उसके नाइट्स अपनी जानी पहचानी दुनिया से ऐसे उखाड़ फेंके गए जैसे किसी हिंसक अदृश्य हाथ ने उन्हें हकीकत से ही नोचकर बाहर निकाल दिया हो और सीधा मॉडर्न वर्ल्ड में फेंक दिया हो। सामने फैले अनजान नजारे को देखकर हर को लड़खड़ा गया और पूरी उलझन में इधर उधर देखने लगा। ये कहाँ है? उसने दबे स्वर में कहा। उसकी आवाज अविश्वास से कसी हुई थी और उसकी आंखें बेचैनी से किसी भी जानी पहचानी चीज को ढूंढ रही थीं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, हर को बुदबुदाया, जो कुछ वह देख रहा था उसे मानने से इनकार करते हुए। लेकिन शौक सिर्फ उसे ही नहीं लगा था। मॉडर्न वर्ल्ड के लोग भी, जो अचानक कवच पहने अनजान लोगों के सामने आ खड़े हुए थे, इस नामुमकिन दृश्य से उतने ही हक्के बक्के और उलझे हुए थे। ये चल क्या रहा है? भीड़ में से किसी ने बोल दिया। ये लोग कौन हैं? कोस्प्लेयर्स। कंफ्यूजन बहुत तेजी से फैल गई, क्योंकि आम लोगों की नजर में नाइट्स ऐसे लग रहे थे जैसे किसी फैंटेसी ड्रामा से गलती से सीधे शहर की सड़क पर उतर आए हों। यहां आखिर हो क्या रहा है? हरको ने मांगते हुए पूछा, और उसकी आवाज और सख्त होती गई क्योंकि उसके कंपोजर के नीचे पैनिक घुसने लगा था। उसने बेतहाशा वापस जाने का कोई रास्ता ढूंढा, उस पाथ का कोई निशान जिसे वह अभी अभी पार करके आया था, लेकिन घर लौटने का रास्ता पहले ही बंद हो चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। मुझे हिज मैजेस्टी के पास लौटना है, उसने कहा, और ये शब्द उसके मुंह से लगभग प्रार्थना की तरह टूटकर निकले। योर मैजेस्टी। तभी उसने उसे देखा, बस एक पल के लिए, अपने किंग की धुंधली होती हुई छवि जो उसकी आंखों के सामने ऐसे फीकी पड़ रही थी जैसे बुझती आग की आखिरी लौ। हरको के अंदर कुछ टूट गया। उसका दिमाग गम, बेचैनी और जुनून के बोझ तले मुड़ने लगा। अपने किंग के पास लौटने के लिए उसने सोचा, मैं खुद नर्क में भटक चुका हूं, अब ये किसी कसम जैसा नहीं लग रहा था। ये उस आदमी का इकबाल-ए-जुल्म लग रहा था जो इतना आगे निकल चुका हो कि वैसा वापस लौट ही न सके। क्या तुम आखिरकार मेरे सामने आ गए हो? उसने फुसफुसाकर कहा, कांपती आंखों से सामने देखते हुए, जैसे उसे सच में यकीन हो कि उसके सामने वही शख्स खड़ा है जिसका वह इतने समय से पीछा कर रहा था। वो पल देखने वाले मॉडर्न हंटर्स के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। हरको से निकलता दबाव इतना डरावना था कि सांस लेना तक भारी लग रहा था। फिर भी उसने पूरी श्रद्धा के साथ सिर झुका दिया और कहा,
इस बेवफा सर्वेंट को इतनी देर से पहुंचने के लिए माफ कर दीजिए, योर मैजेस्टी। योर मैजेस्टी, हरको ने फिर दोहराया, और तब तक ये दर्दनाक तौर पर साफ हो चुका था कि वह अब हकीकत देख ही नहीं रहा था। वह पूरी तरह उस हैल्यूसिनेशन के काबू में जा चुका था, और उसके दिमाग में जो भी उसके सामने खड़ा था वही अब उसके आसपास की हर चीज से ज्यादा मायने रखता था। मैं आपकी स्वॉर्ड बनूंगा, हरको ने पागलपन भरे यकीन के साथ कहा, और आपके हर एक दुश्मन को मिटा दूंगा। अब उसके अंदर जरा भी हिचक नहीं बची थी, बस उस भ्रम के आगे पूरी तरह झुक जाना बचा था जो उसके दिमाग को खा रहा था। ली होयोल इतना डर गया कि एक पल के लिए उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकले। उसका गला सूख गया जब उसने देखा कि हरको की किलिंग इंटेंट पास खड़े हर इंसान की तरफ फैल रही है। हरको, ये हम सबको टारगेट कर रहा है, उसे एहसास हुआ। हे भगवान, अभी क्यों? ऐसी घड़ी में ही ये सब क्यों होना था? बॉड ने घबराकर चीख मारी, उसकी आवाज लगभग टूट गई। कैप्टन, कैप्टन, आप ठीक हैं? पास खड़ी लियोनी बेल्यूसी बस सन्न रहकर देखती रह गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि हालात अचानक इतने बुरे कैसे हो गए। क्या? ये अचानक ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? लियोनी घबराहट भरी आवाज में चीखी। ये पूरी तरह टूट चुका है। ये पागल हो गया है। उसके चेहरे पर छपा शौक साफ बता रहा था कि उसकी आंखें जो दिखा रही थीं, उसे वो अब भी मान नहीं पा रही थी। उसने इंस्टिंक्टिवली बीच में आने की कोशिश की। सिस्टर, ऐसा मत कहो, किसी ने कहना शुरू किया, लेकिन बाकी बात तनाव में दब गई। उधर ली होयोल इतना पसीना बहा रहा था कि उसे लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर भीग चुका हो। धत्तेरे की, इतने सारे लोगों में से पोजेस होने के लिए हरको ही क्यों मिला? उसने मन ही मन चीखते हुए सोचा। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो वहीं खड़ा हरको की डिस्टर्ब्ड हालत को एक स्टोइक, समझ न आने वाले चेहरे के साथ देख रहा था। उसने न पैनिक किया, न जरा सा भी फ्लिंच किया। वह बस देखता रहा, जैसे इस पागलपन के पीछे क्या चल रहा है उसकी ठीक ठीक नेचर समझने की कोशिश कर रहा हो। कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है, उसने सोचा। हालात पर डिपेंड करता है, लेकिन मेंटल डोमिनेशन किसी साधारण कर्ज से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तभी बिना किसी वार्निंग के हरको नजरों से गायब हो गया। अगले ही पल वह धुंधली रफ्तार में फिर प्रकट हुआ और ग्रैंडफेल पर हैरतंगेज स्पीड से सीधा जानलेवा वार कर दिया। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो, किसी ने चिल्लाया। आखिरी मुमकिन पल में नाम तेमिन बीच में आ गया और उसने वार को ठीक समय पर रोक लिया। हमला एक तरफ हटाने के बाद उसने तुरंत ली होयोल की तरफ देखा, उस इंसान वाली नजर के साथ जो साफ चाहता हो कि अभी जो उसने किया है उसके लिए उसे क्रेडिट मिले। ब्रदर ली होयोल, आप ठीक हैं? नाम तेमिन ने जल्दी से पूछा, आधा चिंता में और आधा तारीफ की उम्मीद में। लेकिन ली होयोल जवाब देता, उससे पहले ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने अपना सिर उसकी तरफ घुमा लिया। रोमियो ने नाम तेमिन पर ऐसी तेज और ठंडी नजर डाली कि लगा जैसे वो स्टील तक को काट देगी। मतलब तुरंत और बिल्कुल साफ था। नाम तेमिन वहीं चुप हो गया और पल भर में उसका सारा कॉन्फिडेंस निकल गया। ये देखकर उसके बड़े भाई के मुंह से हल्की सी हंसी निकल गई। साफ था कि नाम तेमिन उस एक ग्लेयर के नीचे कितनी जल्दी पिघल गया। ये देखकर उसे मजा आ रहा था। नाम तेमिन, ज्यादा मत बढ़ो, उसके भाई ने चिढ़ाते हुए कहा। नाम तेमिन ने बस कंधे उचकाए जैसे कोई बड़ी बात ही न हो और बोला, मैं तो बस ब्रदर ली होयोल की सेफ्टी को लेकर वरीड था। फिर भी इरिटेशन हवा में बनी रही। फिर भी तुम होते कौन हो ये तय करने वाले कि मैं ली होयोल से कैसे डील करूं? जैसे माहौल खुद यही कह रहा हो। वाह बढ़िया, किसी ने बुदबुदाया। अब ये नाराज है
तो अब हमें करना क्या है? सच में ये जेन्युइनली इंसल्टेड लग रहा है, दूसरी आवाज फुसफुसाई। अब इसे ठीक कैसे करें? लेकिन ली होयोल ने लगभग कुछ सुना ही नहीं। उसका दिमाग उस अजीब मैजिक लाइट पर अटक चुका था जो उसने थोड़ी देर पहले देखी थी। फिर अचानक उसके सारे ख्याल जुड़ गए। वो लाइट, अगर नाम टेमेन नहीं होता तो मैं अभी मर चुका होता। ली होयोल को एहसास हुआ, उसका दिल अब भी जोर से धड़क रहा था। उसने घबराकर जल्दी से इधर उधर देखा। हरको कहाँ है? फिर उसने उसे देख लिया, एनोच लोरन के साथ हिंसक टक्कर में फंसा हुआ। स्टील से स्टील भिड़ रही थी और चिंगारियां उड़ रही थीं। उस जबरदस्त भिड़ंत के बीच एनोच पूरी ताकत से चिल्लाया, कैप्टन प्लीज होश में आइए, प्लीज खुद को संभालिए। उसकी आवाज बेताबी से भरी थी, उस इंसान के डर से भरी जो किसी ऐसे शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो जो पहले ही हाथ से फिसल रहा हो। हम हैं आपके आदमी, आपके सबॉर्डिनेट्स, एनोच लोरन ने फिर चिल्लाकर कहा। हमें अभी भी हिज मैजेस्टी के पास साथ वापस जाना है ना? उसकी विनती दिल से निकली थी, जैसे सही शब्द शायद किसी तरह हरको को उस किनारे से वापस खींच लें। हरको ने इतने जोर से दांत भींचे कि देखकर ही दर्द महसूस हो। चुप रहो, वह गरजा। फिर वह किसी जंगली जानवर की तरह दहाड़ा, और उसकी आवाज इतनी गुस्से और विकृति से भरी थी कि वो अब इंसानी तक नहीं लग रही थी। तुम जैसे गंदे डीमंस की हिम्मत कैसे हुई हिज मैजेस्टी का नाम लेने की? हरको गरजा, उसकी आंखें नफरत और कंफ्यूजन से जल रही थीं। अब उसे अपने सामने अलाइस नहीं दिख रहे थे, बस दुश्मन दिख रहे थे जो जाने पहचाने चेहरों में छिपे थे। एनोच लोरन और बॉड वहीं अविश्वास में जम गए। डीमंस, उन्होंने सदमे में दोहराया। कैप्टन, क्या आपको सच में लगता है कि हम डीमंस हैं? हम ही हैं, लेकिन हरको का दिमाग हकीकत से बहुत दूर जा चुका था। और अब तुम मेरे नाइट वाले ऑनर का मजाक उड़ाने की भी हिम्मत कर रहे हो? उसने गुर्राकर कहा। जहां कोई धोखा था ही नहीं वहां भी उसे सिर्फ बिट्रेयल दिख रहा था। उसने अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को कुचल देने वाली ताकत के साथ घुमाया। वार इतना भारी था कि हवा तक कराह उठी। तुम्हारे झूठ सुनने की अब मुझ में कोई पेशेंस नहीं बची, वह गरजा, अपना पूरा गुस्सा उसी एक वार में उड़ेलते हुए। तभी ली होएओल को अचानक समझ आया, वो लाइट वही की है। लेकिन उसके पास और सोचने का समय नहीं था। हरको पूरे ग्रुप पर सामने से टूट पड़ा। उसकी आंखों में ऐसा पागलपन जल रहा था कि वो किसी इंसान से कम और चलती फिरती तबाही ज्यादा लग रहा था। सावधान, वो आ रहा है, किसी ने चिल्लाया। हरको का हमला गिरते ही एक हिंसक शॉकवेव बाहर की तरफ फट पड़ी और हर तरफ धूल मिट्टी और मलबा उड़ गया। नाम टेमेन पैनिक में चिल्लाया क्योंकि उस इम्पैक्ट ने पूरा एरिया हिला दिया। संभलकर, किसी ने चीखते हुए कहा। ये तो बिल्कुल वैसा पागल ट्विस्ट है जैसा लेवलिंग मानहवा में ही देखने को मिलता है। डर के बीच भी हालात की बेहूदगी को इग्नोर करना नामुमकिन था। अब कोई और चॉइस नहीं बची थी, इसलिए सबको मजबूर होकर उसी अलाय के खिलाफ लड़ना पड़ा जिस पर उन्होंने कुछ ही पल पहले भरोसा किया था। लेकिन हरको इतनी डरावनी क्रूरता के साथ अटैक कर रहा था जैसे वो पूरी तरह पोजेस्ड हो और किसी ऐसी ताकत से चल रहा हो जो रीजन से बहुत आगे हो। उसका हर एक वार नामुमकिन हद तक भारी लग रहा था, जैसे हर स्ट्राइक में कोई पूरा पहाड़ टूटकर उन पर गिर रहा हो। वे बस डिफेंड कर सकते थे और समहाउ जिंदा रहने की कोशिश कर सकते थे। हरको की ओवरवेलमिंग ताकत उन्हें कदम कदम पीछे धकेल रही थी और सच में लग रहा था कि वह बिना जरा भी रुके उन सबको एक एक करके काट डालना चाहता है। धीरे धीरे उस बैटलफील्ड पर मौजूद हर इंसान के दिल में डिस्पेयर घुसने लगा। ये एहसास कि शायद वे इससे बच नहीं पाएंगे अब नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा था।
हरको के अटैक्स इतने विनाशकारी थे कि उनके नीचे की जमीन तक फट रही थी। पत्थर टूट रहे थे, मिट्टी उड़ रही थी और हर स्विंग के साथ शॉकवेव्स बाहर की तरफ दौड़ रही थीं, जिससे हर कोई चोटिल, पस्त और किसी तरह खड़ा रहने की कोशिश करता हुआ रह गया। तुम ठीक हो? केओस के बीच किसी ने चिल्लाया। मैं ठीक हूं, बस हल्की सी चोट है, तनाव भरी आवाज में जवाब आया। लेकिन उससे ज्यादा तसल्ली नहीं मिली। सिर्फ कुछ ही एक्सचेंजेस के बाद टीम की हालत पहले ही बुरी हो चुकी थी। हरको के बेरहम असॉल्ट ने उन्हें बिखेर दिया था और आधा तोड़ दिया था। बचाओ! कोई मेरी मदद करो, मैं मलबे के नीचे फंसा हूं, एक इंसान चीखा। कोई हीलर है? यहाँ हीलर चाहिए, दूसरी आवाज आई। मैं ठीक हूँ। पहले एनोच और नाम टेमिन को देखो। उधर नाम टेमिन ने अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि उसके दिमाग में जबरदस्त हेडेक हथौड़े की तरह पड़ रहा था। वो पागल मॉन्स्टर, उसने दांत पीसते हुए बुदबुदाया। वो अब इंसान भी नहीं रहा। वो तो चलती फिरती नेचुरल डिजास्टर है, नाम टेमिन ने कड़वाहट से कहा, जैसे हर शब्द को बाहर धकेलना पड़ रहा हो। उसका भाई तुरंत घबराकर उसकी तरफ मुड़ा। नाम टेमिन, तुम्हें चोट लगी है? दर्द के बीच नाम टेमिन ने सिर हिलाया। नहीं, मैं ठीक हूं। लेकिन फिर उसी पल उनके आसपास मौजूद सब लोग जम गए। उन्होंने जो अभी देखा था उससे उनकी आंखें प्योर बेहिसाब शॉक में फैल गईं। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने हरको की ब्लेड को अपने नंगे हाथ से पकड़ लिया था। न कोई वेपन, न कोई शील्ड, बस एक खुला हाथ जिसने उस मॉन्स्ट्रस स्ट्राइक को ऐसे रोक दिया जैसे उसका कोई वजन ही न हो। एनोच, लोरन, बॉड और बाकी सब बस सन्न खड़े रह गए, उनके शरीर अविश्वास की वजह से जैसे वहीं जकड़ गए थे। उसने बरसर्क कैप्टन के फुल पावर्ड अटैक को सिर्फ कलाई के एक कैजुअल से मोशन से रोक दिया था। ये इतना आसान लग रहा था, इतना आसान कि उसी वजह से वो और भी डरावना हो गया। ये कैसी बेहुदा मॉन्स्ट्रस ताकत थी। यहाँ तक कि अपनी स्क्रीन्स पर लाइव मानहवा रिकैप देख रहे व्यूअर्स तक एकदम चुप हो गए। उधर ली होयोल मन ही मन चीख रहा था, प्लीज बस मुझे भी मत मार देना। लेकिन खुद हर को सबसे ज्यादा स्टन्ड था। वह वहीं जम गया, समझ ही नहीं पा रहा था कि वह क्या देख रहा है। उसकी विकृत नजर में उसके आसपास मौजूद हर कोई अब भी गंदे, करप्शन से मुड़े हुए जानवर जैसा दिख रहा था, सबको छोड़कर सिर्फ ग्रैंडफेल को। ग्रैंडफेल अकेला चमकती हुई सफेद रोशनी में नहा रहा था, इतनी शुद्ध और चुभती हुई कि जैसे उस पर कोई दाग कभी लगा ही न हो। इन सब गंदी अबॉमिनेशंस के बीच हरको ने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हारी सोल इतनी पूरी तरह साफ कैसे है? उसकी टोन में शक था, लेकिन साथ में सच्ची कंफ्यूजन भी थी, क्योंकि ग्रैंडफेल में जो वो देख रहा था उसका उसके लिए कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। हरको का सवाल सुनकर ग्रैंडफेल खुद भी उतना ही उलझा हुआ दिखा। उसने हल्का सा भौं सिकोड़ ली, साफ था कि उसे इस इल्जाम की लॉजिक से कोई खास इम्प्रेस नहीं हुआ। मुझे कैसे पता होगा? ग्रैंडफेल ने सपाट, लगभग चिढ़ी हुई आवाज में जवाब दिया। ऐसा तो नहीं है कि मैं वो पागलपन देख सकता हूं जो तुम देख रहे हो। लेकिन तभी एक अचानक एहसास उस पर बिजली की तरह गिरा। क्या ये इस लेवलिंग मानहवा में डीमन हंटर क्लास का पैसिव इफेक्ट था? ये ख्याल अभी पूरा बना भी नहीं था कि हरको की किलिंग इंटेंट फिर से तेजी से भड़क उठी और हवा जानलेवा दबाव से भर गई। अपनी असली पहचान बताओ, उसने खून जमा देने वाली ठंडी आवाज में कहा, वरना मेरी ब्लेड तुमसे खुद जवाब निकलवा लेगी। ग्रैंडफेल ने उसी पल हालात समझ लिए। चुप रहना मतलब मरना था। अब हिचकिचाने की कोई जगह नहीं थी, उसे तुरंत कोई भरोसेमंद कहानी बनानी थी, और वो भी अभी। धत्तेरे की ली होयोल के ख्याल घबराहट में बेकाबू घूमने लगे
और हर अगला ख्याल पिछले से ज्यादा तेज और ज्यादा बेकाबू था। उसका दिमाग इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि लग रहा था अभी फट जाएगा। सब खत्म है। मैं गया। शुरू में वो इतना सन्न था कि उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला, लेकिन फिर भी किसी तरह बाहर से उसने वही सख्त नोबल वाला चेहरा बनाए रखा। हर को एक एक कदम आगे बढ़ा और हर कदम के साथ उसकी जानलेवा ऑरा और भी भड़कती जा रही थी, जैसे कोई आग सामने की हर चीज को निगलने के लिए तैयार हो। तुमने जवाब देने से इनकार किया, हरको ने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा। ली होयोल अपने आप कांप उठा और उस दबाव में अपने चेहरे को टूटने से बचाने की कोशिश करने लगा। रुको, ये मुझसे बात कर रहा है या उस कैरेक्टर से जो मैं बनकर एक्टिंग कर रहा हूं? ली होयोल ने कंफ्यूजन और डर में सोचा। लेकिन हरको का पेशेंस अब खत्म हो चुका था। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाइट गुर्राया। मैं खुद तुम्हारे अंदर से सच काट कर निकाल लूंगा। ली होयोल मन ही मन चीख पड़ा। रुको, ठहरो एक सेकंड। लगभग सिर्फ इंस्टिंक्ट पर ग्रैंडफेल ने उस गुस्से में भरे नाइट की तरफ एक हाथ उठा दिया, जैसे वही एक इशारा संभाव उस तबाही को उस पर टूटने से रोक देगा। उस हरकत ने बूढ़े नाइट को बस एक पल के लिए रोक दिया। ये हेजिटेशन बहुत छोटी थी, लेकिन थी। इसका मतलब क्या है? हरको ने सोचा, जबकि उसके अंदर गुस्सा अब भी तूफान की तरह उबल रहा था। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हरको ने पूछा। सस्ते ट्रिक्स से मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन सामने खड़े आदमी को घूरते घूरते उसकी नजर नीचे उसके सीने की तरफ गई और उसकी आंखों में जलते गुस्से के बीच कंफ्यूजन की एक हल्की परत तैरने लगी। उसकी नजर एक बहुत छोटी सी चीज पर अटक गई। एक बटन। नहीं, वो सिर्फ बटन नहीं था। उसमें कुछ जाना पहचाना था, कुछ ऐसा जो उसकी जानलेवा रफ्तार तक को रोक दे। वो मैजिक टावर का इंसिग्निया था, एक क्रेस्ट जो खुद हिज मैजेस्टी ने दिया था। वो कोई मामूली सजावट नहीं थी। वो रॉयल रिकॉग्निशन का सबूत था और हरको की नज़र में उस सिंबल का बहुत बड़ा मतलब था। वो किसी ऐसे इंसान की निशानी थी जिसने अनगिनत जिंदगियां बचाई थीं, सर्विस और ऑनर का ऐसा सिंबल जिसे हल्के में पहनना मुमकिन नहीं था। हरको के लिए वो डेकोरेशन नहीं था, वो पवित्र था। हम जो ली होयोल के कॉज के लिए कसम खाए हुए नाइट्स हैं, उस क्रेस्ट को धारण करने वाले की हमेशा सेवा करने की एटर्नल ओथ ले चुके हैं। हरको को याद आया। वो शब्द उसे ऐसे लौटे जैसे उसकी हड्डियों तक में खुदी हुई कोई कसम हो। एक ही पल में हरको की किलिंग इंटेंट ऐसे गायब हो गई जैसे वो कभी थी ही नहीं। ली होयोल, हम आपकी स्वॉर्ड और शील्ड बनेंगे, उसने कहा। यादें एकदम से उसके अंदर उमड़ पड़ी और उसके दिमाग को ऐसे साफ कर गईं जैसे कोई हिंसक तूफान अचानक छंट गया हो। ली होयोल हैरानी से पलकें झपकाता रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना। क्या ये सच में अभी अभी उस पागलपन से बाहर निकला? ली होयोल ने सोचा, अब भी इस अचानक पलटाव से हिला हुआ। बाहर से ग्रैंडफेल हमेशा की तरह कंपोस्ट और डिग्निफाइड बना रहा, लेकिन अंदर उसके ऊपर राहत की एक जबरदस्त लहर पहले ही टूट चुकी थी। जैसी उम्मीद थी, सच्चा नोबिलिटी सच्चे नोबिलिटी को पहचान ही लेता है, ग्रैंडफेल ने बेदाग कंपोजर के साथ कहा। मैं तुम्हारे प्रति कोई हॉस्टिलिटी नहीं रखता। मैं तुम्हारा एलाय हूं। हम जेन्युइन नोबिलिटी के कोड से बंधे हुए हैं। उसने ये लाइन इतनी कॉन्फिडेंस से बोली कि वो लगभग नेचुरल लगने लगी। तभी उसी तनाव भरे पल के बीच एक चमकती सिस्टम विंडो टनकते हुए सामने आ गई। स्किल एटिकेट हैज इंक्रीज्ड। ली होयोल का दिमाग लगभग घूम गया। इससे स्किल सच में लेवल अप हो गई।
जान और मौत वाले इस डिजास्टर में बातों से बच निकलने पर उसे खुद भी इस पर मुश्किल से यकीन हो रहा था। एटिकेट LV2 अचीव्ड। न्यू इफेक्ट्स अनलॉक्ड। अपडेटेड इफेक्ट्स या स्टैट्स चेक करने का मौका उसे मिला भी नहीं था कि हरको का चेहरा फिर बदल गया। उसने उनके आसपास के माहौल में एक बदलाव महसूस किया और उसी पल उसकी नसें तन गईं। वो तुरंत घूमकर दहाड़ा, ली होएओल, खुद को बचाओ! हरको ने बेहद अर्जेंसी के साथ चिल्लाया। वो डीमोनिक एनर्जी फिर से तुम्हें एनस्लेव करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हरको की वार्निंग एक धड़कन देर से आई। खतरा पहले ही चल पड़ चुका था। ली होएओल ने डर के मारे देखा कि टेढ़ी मेढ़ी शैडोज किसी जिंदा नाइटमेयर की तरह सीधा उसकी तरफ झपटी। फिर कुछ बदल गया। ये क्या, उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिससे तबाही जैसी डेंजर फूट रही थी और जो इतनी घनी, दम घोंटने वाली डार्कनेस में लिपटा था कि लग रहा था उसके आसपास की हवा तक जहरीली हो गई हो। ये क्या है? ली होएओल ने सोचा। क्या मैं इसका मेंटल वर्ल्ड देख रहा हूं? डार्क मैजिक से बना कोई हैल्यूसिनेशन? सामने खड़ी उस अजीब फिगर को घूरते हुए ये सवाल उस पर जोर से गिरा। ये आदमी कोई भी हो, करप्शन के बीचों बीच यही खड़ा था। वो आदमी इतनी हिंसक रेज से कांप रहा था कि लगता था वो उसके शरीर से बाहर फट पड़ेगी। उसने किसी फॉरेन किंग या ट्राइबल रूलर जैसे एग्जॉटिक कपड़े पहन रखे थे और उस पर अमूल्य गोल्डन ऑर्नामेंट्स सजे थे। लेकिन वे कभी शान वाले दिखने वाले गहने अब टूटे और फीके पड़ चुके थे, जैसे किसी गिर चुके युग के बचे हुए अवशेष हों। फिर उस फिगर ने बात की। उसकी आवाज इतनी गहरी ग्रीफ और डिस्पेयर से कांप रही थी कि हवा तक भारी लगने लगी। मैं सिर्फ अपने किंगडम की रक्षा करना चाहता था। ग्रैंडफेल ने नजर नहीं हटाई। वो उस दुखी फैंटोम को बिना पलक झपकाए देखता रहा क्योंकि उसके सामने वो दुखद कहानी खुलनी शुरू हो चुकी थी। मेरा प्यारा किंगडम ऑफ यूसरा, फैंटोम ने कहा। एक दुख भरी हिस्ट्री टुकड़ा टुकड़ा सामने आने लगी। कभी वो ऐसी जमीन थी जिसे सब कुछ मिला हुआ था, समृद्ध समुद्र, उपजाऊ धरती और जूल्स से चमकते पहाड़, जैसे उस जमीन को खुद आसमान की मेहर मिली हो। हम शांति में रहते थे। हम दूसरों से ट्रेड करते थे और जो हमारे पास था वो बांटते थे। लेकिन फिर आउटसाइडर्स आए। यूसरा के लोगों ने अपने किंग के साथ उन अजनबियों का खुले दिल और सच्चे मन से स्वागत किया। बदले में उस काइंडनेस का जवाब इन्वेशन और स्टील से मिला। जो लोग सिर्फ शांति जानते थे वे उन लोगों के सामने बेबस थे जो युद्ध में जीते थे। ऐसे इन्वेडर्स के खिलाफ उनका कोई चांस नहीं था जो ट्रेड करने नहीं, छीनने आए थे। एक ही रात की आग और खून में किंगडम गिर गया। अपने जलते हुए होमलैंड के खंडहरों के सामने खड़ा किंग हकुना बस अविश्वास से देखता रह गया, क्योंकि जिस हर चीज की रक्षा की उसने कसम खाई थी वो सब बर्बादी में बदल चुकी थी। उसकी आवाज हार्ट ब्रेक से टूट गई। क्यों? तुमने हमारा इस तरह कत्ल क्यों किया? अगर तुम्हें हमारा गोल्ड और हमारे जेम्स चाहिए थे तो हम खुशी से दे देते। इन्वेडर बस हंसा, एक कठोर खोखली हंसी जिसमें इंसानियत का नामो निशान नहीं था। दे देते, उसने तिरस्कार से कहा। जो हम खुद छीन सकते हैं उसके लिए हम क्यों मांगे? जैसे ही उसका नोबल क्राउन टूटकर जमीन पर गिरा, हकुना पूरी तरह डिस्पेयर में घुटनों के बल गिर पड़ा। और उसी सबसे नीचे वाले पल में, जब उसके अंदर सब कुछ टूट रहा था, अबिस से एक आवाज उसकी सोल में धीरे से फुसफुसाई, चैरिटी का इंतजार क्यों, जब तुम सब कुछ खुद छीन सकते हो? हकुना के अंदर कुछ पूरी तरह टूट गया। उसका सोरो काला पड़कर कुछ मॉन्स्ट्रस बन गया और ग्रीफ की जगह करप्शन ने ले ली।
उसके अंदर से एक डरावनी डार्क पावर फट पड़ी, हिंसक, विशाल, और उसने उसके आसपास की हर चीज को ऐसे निगल लिया जैसे खुद रियलिटी पर काला दाग चढ़ रहा हो। फिर रियलिटी वापस अपनी जगह आ गई। करप्टेड किंग, जो अब भी उस पुरानी ग्राज में कैद था, जानलेवा ताकत के साथ सीधा ग्रैंडफेल पर झपटा। हकुना ने इतने जोर से दांत पीसे कि लगा अभी टूट जाएंगे। उसकी आंखें खालिस मैडनेस से चमक रही थीं, जंगली और बेताब, जैसे वो आदमी जिसने सब कुछ खो दिया हो और अब सिर्फ ऑब्सेशन बचा हो। मेरा, उसने गुर्राकर कहा। ये किसी और का नहीं है, सिर्फ मेरा। ग्रैंडफेल उस बरसर्क किंग के सामने बिना चेहरे पर डर की एक भी लकीर लाए अड़िग खड़ा रहा। उसने अपनी जानी हुई लोर और नॉलेज के टुकड़ों में तलाश शुरू की। ये यूसरा है, ट्रेजर का लेजेंडरी आइलैंड। कहानियां कहती थीं कि वहां कभी जूअल्स कंकड़ों की तरह बिखरे पड़े रहते थे और उसी कर्स्ड वेल्थ के पीछे लालची लोग लहर दर लहर टूट पड़ते थे। अनगिनत लोग उस दौलत का बस थोड़ा सा स्वाद पाने के लिए खून बहा चुके थे, मार चुके थे और खुद मर चुके थे। पागल किंग गर्जा, ये आइलैंड, ये सी, यहां तक कि इसके ऊपर का स्काई कुछ भी तुम्हारा नहीं है। ये सब मेरा है। ग्रैंडफेल का चेहरा ठंडी एरिस्टोक्रेटिक डिस्डेन में सख्त हो गया। चुप रहो, ग्रैंडफेल ने तीखी आवाज में कहा। तुम्हारी आवाज बेहद इरिटेटिंग है और तुम्हारे मैनर्स का तो नाम भी नहीं। हकुना अविश्वास में जम गया। क्या? ग्रैंडफेल के अगले शब्द किसी जांच के हथौड़े की तरह गिरे। भौतिक दौलत हवा में उड़ती धूल से ज्यादा कुछ नहीं। मैं तुम्हें एक आखिरी सबक सिखाऊंगा, ग्रैंडफेल ने शांत लेकिन एब्सोल्यूट आवाज में कहा, और उसकी बातों में ऐसा वजन था कि हकुना तक हिचक गया। जब तुम इस दुनिया से जाते हो तो अपने साथ सिर्फ वही ट्रेजर ले जाते हो जो तुम्हारे दिल में बचा हुआ प्राइड था। हकुना एक नई लहर वाले गुस्से से कांप उठा, क्योंकि उस एक सेंटेंस ने उसे किसी भी ब्लेड से ज्यादा गहराई से काट दिया था। तुमने क्या कहा? हकुना गरजा। ग्रैंडफेल की उस घोषणा के झटके से उनके आसपास का इल्यूजन टूट गया और ली होएओल को हिंसक झटके के साथ फिजिकल वर्ल्ड में वापस खींच लिया गया। ली होएओल तुरंत ग्रैंडफेल के पास भागा। उसके चेहरे पर साफ पैनिक था और उसकी आवाज में भी। ली होएओल, ये हो क्या रहा है? किसी ने घबराकर चिल्लाया, अभी अभी जो हुआ था उसे समझने की कोशिश करते हुए। क्या डीमन फिर से तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है? उन्होंने पूछा। ग्रैंडफेल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस सामने उठे हुए शानदार गोल्डन कैसल को घूरता रहा। फाउंडेशन ही पूरी स्ट्रक्चर तय करती है, उसने सोचा। फिर उसने अपने आर्म में स्पिरिचुअल पावर भरी और फोकस किया। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस एक सही, बेहद प्रेसाइज स्ट्राइक। उसने एक ही मोशन में एनर्जी रिलीज कर दी। वो कोई फ्लैशी, सब कुछ उड़ा देने वाला एक्सप्लोजन नहीं था। वो कुछ उससे कहीं ज्यादा कंट्रोल्ड था, एक परफेक्टली कैलकुलेटेड डिसरप्शन, सीधा उसी पॉइंट पर जो सबसे ज्यादा मायने रखता था। उसी पल कैसल की वॉल्स पर मकड़ी के जाले जैसी पतली क्रैक्स उभर आईं। फिर वे तेजी से फैलने लगीं, स्ट्रक्चर में नीचे की तरफ दौड़ती हुईं और उसके नीचे की बेडरॉक तक पहुंच गईं। पूरा बैटलफील्ड हामफती हुई आवाजों से भर गया, क्योंकि लोग अपनी आंखों के सामने फैलते उस नामुमकिन डैमेज को देख रहे थे। एक्सप्लोरर्स अलायंस और आसपास की गिल्ड्स बस टोटल डिसबिलीफ में घूरते रह गए। हे भगवान, किसी ने फुसफुसाकर कहा। उधर स्टेशन पर एना न्यूज के डायरेक्टर और उसके आसपास के सारे रिपोर्टर्स मॉनिटर्स के सामने जमे रह गए, उनके मुंह लगभग खुले के खुले रह गए। हर तरफ केओस फूट पड़ा। सिटी वॉल्स को देखो, रिपोर्टर हकलाते हुए बोला, किसी ऐसी चीज को बयान करने की कोशिश करते हुए जो शुरू से मुमकिन ही नहीं लगती थी। फिर लिव फीड में किसी की आवाज लगभग ऑ और डिसबिलीफ में बुदबुदाई।
इसने पूरे सर्वर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। क्या वो कोई मॉन्स्टर है? रिपोर्टर के मुंह से अचानक निकल पड़ा। उसकी आवाज कच्चे जोश से उछल गई क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक नामुमकिन सा मंजर खुल रहा था। किला ढह रहा है। ली हॉय ने सांस रोक ली, तभी बेहद भारी थकान की लहर उसके ऊपर टूट पड़ी। वाह, इसमें तो बहुत सारा मना जल गया, लेकिन मैं अभी खाली नहीं हुआ हूं। बिल्कुल भी नहीं। मुझे बस 1 सेकंड चाहिए सांस लेने के लिए। सिर्फ एक पल। लेकिन ग्रैंडफेल ने उसे ऐसा कोई मौका नहीं दिया। उसकी आवाज हवा को ऐसे चीरती हुई निकली जैसे कोई अंतिम आदेश हो। उठो। फिर उसने दुश्मन की तरफ मुड़कर दोबारा कहा, तुम वहां? ली हॉय उलझन में सिहर उठा। उसके विचार लड़खड़ा गए। रुक, अब क्या? ग्रैंडफेल की निंदा युद्धभूमि में गरज की तरह गूंज उठी। अपने चारों तरफ देखो। तुम्हारे सैनिकों ने तुम्हारी भीड़ को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, और अब बस यही बचा है। वे वहीं पड़े सड़ रहे हैं जहां गिरे थे, और तुम किसी भूखे मूर्ख की तरह बेकार की चीजों से चिपके हुए हो। और फिर भी तुम खुद को बुद्धिमान शासक कहने की हिम्मत रखते हो। हकुना आखिरकार टूट गया। उसके शरीर से नरक की आग एक हिंसक विस्फोट की तरह फूट पड़ी, और एक विकृत शैडो डीमन उठकर उसे पूरा निगल गया, जैसे खुद अंधेरे ने उस पर दावा कर लिया हो। तूने हिम्मत कैसे की? वह घिनौनी चीज ग्रैंडफेल पर टूटी फूटी गुस्से से कांपती आवाज में चीखी। फिर भी ग्रैंडफेल बस हाथ बांधे खड़ा रहा, शांत और बिल्कुल भी प्रभावित नहीं। तूने मेरी दीवारें, मेरी संपत्ति तोड़ने की हिम्मत की? डीमन गुर्राया। उसकी आवाज गुस्से से टेढ़ी और कांपती हुई थी। क्या तुझे ग्रीड के एम्बॉडीमेंट से डर नहीं लगता? 7 डेडली सिंस में से एक से। मूर्ख इंसान। काली ऊर्जा की एक सुनामी आगे उमड़ पड़ी, इतनी विशाल कि पूरी युद्धभूमि को निगल जाए और ग्रैंडफेल के साथ उसके पास खड़े हर इंसान को भी डुबो दे। मैं सब कुछ निगल जाऊंगा। मेरी भूख से कोई नहीं बचेगा, तुम में से एक भी नहीं। नंते मिन और ली होयोली पल भर में उस दम घोंट देने वाले मायास्मा में डूब गए। नमय मैन ने दांत इतने जोर से भींचे कि लगा अभी टूट जाएंगे। धत, ये दबाव तो पागलपन है। ली होयोली किसी तरह खड़ी रहने के लिए जूझ रही थी। लाइन संभालो। अभी डार्क मैजिक रेजिस्टेंस चालू करो। लेकिन उसका शरीर उसकी बात ही नहीं मान रहा था। उसकी सांस अटक गई, और उसके फेफड़े जैसे बंद होने लगे। ये तो हद है। मैं सांस नहीं ले पा रही। हर तरफ से मुझे कुचला जा रहा है। मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगी। उनके ऊपर डीमन की हंसी हवा में ऐसे गूंज उठी जैसे कोई भूकंप धरती को बीच से फाड़ रहा हो। तुम और तुम्हारे ये दयनीय छोटे सैनिक, डीमन ने मजाक उड़ाया। मैं तुम सबको मोड़कर अनडेड गार्डियंस बना दूंगा। तुम हमेशा के लिए मेरे खजाने की रखवाली करोगे। यही ग्रीड का असली डर था, ऐसा पाप जो सिर्फ शरीर को नहीं मारता बल्कि आत्मा को भी निगल जाता है। नमन ने अपनी ग्रेट स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए कांपते हाथों को कस लिया।